बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने पहले बड़ी अहम खबरें रखूं जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हो रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद अब मुल्तान के कमिश्नर की भी हाउस अरेस्ट की खबरें हैं। लाहौर में यास्मीन राशिद के हल्के से रिटर्निंग अफसर भी एतराफ़ जुर्म कर रहा है। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी कामयाबी फॉर्म 45 अदालत ने तस्लीम किया। तीनों नोटिफिकेशन मुअत्तल। अब इस्तीफ़े भी आ रहे हैं, माफ़ियों का मुतालबा भी हो रहा है और ज़मानतें भी शुरू। ये मैं बताता हूँ किसके इस्तीफ़े हैं, किसकी माफ़ियाँ और किन की ज़मानतों की बात है। इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत है। तमाम मसालिक, तमाम अक़लियतें, तमाम लोग इकट्ठे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर करार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास, इमरान खान, उनकी अहलिया अबूशा बीबी की ज़िंदगी को जो लाहक शदीद खतरात है उस पर मामला की बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वोट जो हैं वो छापे जा रहे हैं और पीटीआई के जलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत में आलमी रैंकिंग इदारों की बड़ी बड़ी रिपोर्ट, 68 सफ़ों की रिपोर्ट आ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त क्या इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने की पोजीशन में है। मुल्क की सबसे बड़ी अहम वजह मुआशी सूरत हाल और दो ताकतवर ग्रुपों के दरमियान जो तसादम है इस वक्त, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। क्या हलीमा खान और शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ अवाम का एहतजाज करना चाहिए। क्या इस वक्त होम्योपैथिक क़यादत काम कर रही है या पार्टी खान से मिली हुई हदायत पर अमल कर रही है। आज शेर अफजल की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी आज बड़ी अहम मुलाकात हुकूमत साजी के मामलात फाइनल करने जा रहे हैं। और टांक से NA43 फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद हार गए हैं दावड़ कुंडी तहरीक इंसाफ से। ये एक और सीट तहरीक इंसाफ जीत गई और इनके दरमियान वोटों का फ़र्क सिर्फ 593 वोटों का फ़र्क है। और अब ये मामला बड़ा अहम होगा। इसी से ये फजल रहमान साहब की सियासत का फ़ैसला होगा कि वो किसकी हमायत करेंगे, किसकी मुखालफत करेंगे, किसके साथ खड़े होंगे। इस नतीजे के बाद अब ये आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो एक अहम सवाल जो मार्शल लॉ, एमरजेंसी, इलेक्शन दोबारा होने, कालदम होने, ठीक होने का ये मामला सबसे अहम है इस वक्त। क्योंकि मार्शल लॉ और एमरजेंसी की जो खबरें हैं वो बाकायदा तौर पर कंपनी खुद फीड करे। ये मैं आपको भी बता दूँ, मार्शल लॉ और एमरजेंसी लग नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो अगर इन्होंने जोर लगाया तो फिर अवाम भी तुर्की की तरफ जा सकती है, लेकिन लवाजमात इनके पास पूरे नहीं हैं। अब जो वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स हैं आपको पता है जिनकी लड़ाई है इस पूरे खेल में और तबाही का शिकार, एक नवाज शरीफ का हमायती ताकतवर ग्रुप और दूसरा जरदारी की हमायत में। और ये आपस में स्कोर सेटल करने के चक्कर में पहले इन्होंने इंतखाबात तबाह बर्बाद किए। पीर पगाड़ा साहब ने GDA के धरने में एक बात की कि इलेक्शन के नताइज से पहले हमें इल्म था किसको कितनी पेमेंट हुई और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाला शख्स आसिफ जरदारी, ये 2024 का पूरा इलेक्शन उसने खरीद लिया था। और नवाज शरीफ का जो हमायती ग्रुप है जो लंदन मुआहदा करके आए, वो इस मंसूबे को 9 फरवरी को उल्टा गया। जरदारी का मंसूबा था कि नवाज शरीफ को 50 से ज़्यादा नशिस्तें ना मिलें और उसका बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ के जो हमायती ग्रुप हैं, जो जिनकी आंखें आपको पता है अगले बड़े ओहदे पर हैं, उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि 3 अरब नवाज शरीफ से लेकर इलेक्शन में उन्होंने पैसा भी लिया। अब इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का जो मामला सामने आया, इसमें अभी तक किसी को पहले तो ये नहीं पता कि वो किस इदारे के पास है, किस कानून के तहत उसे रखा है और उसके पास जो सबूत है वो किस अदालत में पेश करने जा रहे हैं, वो अभी तक गायब है। और दूसरी तरफ मुल्तान के कमिश्नर की अभी हाउस अरेस्ट की खबरें भी ऊपर से आना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर सबके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि एक ऐसे मौके पर जब सरकारी अफसरान आमतौर पर नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद हज उम्रा करने, फिर बेज़मीरी की, गुमनामी की ज़िंदगी में ज़िल्लो ख्वार होकर ही मर जाते हैं। अब ये कमिश्नर की गैरत किस तरह जाग गई, इसे गवाह बनाकर क्या सारा मलबा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पर फेंकने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो देखें, दो राय तो हो नहीं सकती कि चीफ जस्टिस काजी साहब इस पूरे अमल में बराह रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल थे। ब्यूरोक्रेसी से पहले रिटर्निंग अफसरान को जो लगाया गया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, ये याद रखिएगा। बैरिस्टर उमैर पे इन्होंने तौहीन अदालत लगा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो 1985 के बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लगाए, वो लोग लगाए जो तहरीक इंसाफ को जेलों में भेजते रहे, घर तोड़ते रहे, जिन्होंने 70,000 की लीड से हारने वालों को जितवा दिया। और फिर तहरीक इंसाफ से काजी साहब ने जिस तरह बल्ला छीना, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, इनकी अपनी मातहत अदालतों में फैसले सुन लें। फिर PTI के आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जिस पर ये मजाक उड़ाते रहे, ये वाज़े तौर पर इनका किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके पीछे असल में ताकतवर लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए इल्ज़ामात बराह रास्त कंपनी ने इन पर लगवाए। अब मार्शल लॉ और एमरजेंसी लगाना क्यों नामुमकिन है।
دیکھیں پیپلز پارٹی کو ڈرانا اور دھمکانا، کیونکہ نون لیگ کی حکومت سازی میں مدد کریں، اور آج نواز شریف و شہباز شریف کی ملاقات اسی سلسلے میں، کیونکہ مارشل لا ایمرجنسی لگے تو سندھ کی حکومت جو کہ ایک بہت مضبوط حکومت، دیکھیں انتخابات پاکستان میں جس طرح مرضی ہوں، پیپلز پارٹی میں سندھ کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس سارے جوڑ توڑ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان یا مرکز میں، سندھ میں کوئی جوڑ توڑ کا رابطہ ہی نہیں ہے، اور کوئی پارٹی وہاں جانے کا سوچتی ہی نہیں۔ انہیں فرق پڑتا ہے تو مارشل لا یا ایمرجنسی سے۔ 44 سال کی سیاست میں 14 سال پیپلز پارٹی اقتدار میں اور 30 سال اپوزیشن میں، پسماندہ ترین صوبہ، گورننس، مہنگائی، کرپشن، غربت، بے روزگاری کے باوجود تحریک انصاف سندھ میں ہمیشہ حکومت بناتی ہے۔ اب دیکھیں کمپنی مارشل لا اسی لیے نہیں لگا رہی، لیکن انہیں ڈرا رہی ہے۔ اور کمپنی کیوں نہیں لگا رہی؟ تو ان کے پاس عوام نہیں ہے، دوسرا انٹرنیشنل دباؤ نہیں ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت، یہ یاد رکھے بہت بڑی، کوئی ابھی جنگ بھی ایسی نہیں جہاں سے ڈالر آئیں۔ ماضی میں تو جب بھی مارشل لا لگا، سب سے پہلے تو عوام نے سیاستدانوں کی کرپشن سے جو تنگ تھے اور دکھی تھے سخت، ہمیشہ مٹھائیاں بانٹی، خوش آمدید کا عوام کی مقبولیت تھی۔ یقین کریں بہت سے، مجھے خود 99 کا مارشل لا جب یہ مشرف نے نواز شریف کی ہٹا کے حکومت بنائی تو اپنی آنکھوں سے مٹھائی کی دکانیں خالی ہوتی میں نے خود دیکھی۔ آج حالت یہ ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان دوریاں اور یہ جو خلیج ہے بہت بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگ عمران خان سے دیوانے ہیں، اس کی محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھ لیں آپ، جس طرح خان نے تاریخی پورا سیٹ اپ بدل دیا، الیکشن جیتا۔ یہ انتخابات پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہو سکتے، جہاں نگران حکومتیں، عدلیہ ادارے، الیکشن کمیشن، نیب، FIA، پولیس، سب نواز شریف کے ساتھ الیکشن، سب کے سب دھاندلی سے پہلے آپ کو پتہ حلقہ بندیاں کر کے، جس طرح نواز شریف کی حمایت میں تھے، پنجاب کے ووٹ سندھ تک انہوں نے پھینک دیے تاکہ لوگ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ پھر لوگوں کو زبردستی الیکشن والے دن 20-25% پاکستانیوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا۔ تحریک انصاف کو جلسہ، جلوس، کارنر میٹنگ، جھنڈا اٹھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، ابھی تک نہیں ہے۔ لوگوں کے بیوی بچوں کو گرفتار کر کے مارا جاتا تھا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے، ساری کی ساری اعلیٰ قیادت جیلوں میں۔ اور یہ بھی پاکستان کا ایک نیا ریکارڈ کہ پاکستان کے الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جیل سے الیکشن جیتے۔ اب تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان چھین لیا انہوں نے، اس کے باوجود 58% عوام، آپ کو پتہ ہے، اس نشان نہ ملنے کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکی، اور پولنگ کیمپ انہوں نے بند کیے۔ اور آج 10 دن ہو چکے ہیں بیلٹ پیپر چھاپ کے وہ ووٹ پورے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوام جیت گئی، تحریک انصاف تمام جماعتوں سے سب سے زیادہ نشستیں بھی ان حالات میں لے گی اور 2/3 اکثریت بھی لے گی۔ تو عوام کی محبت اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب آپ دنیا کی بات کریں انٹرنیشنل، تو ماضی میں دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ انہیں امریکہ کو ہماری جنگ کی ضرورت تھی، چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف تھی، چاہے وہ بعد میں مشرف کی افغانستان کے خلاف تھی، ایوب خان کے دور میں بھی ایون ویتنام میں پاکستان کی ضرورت تھی جنگ میں۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ادارے، میڈیا ان کا سخت مخالف ہے۔ آپ دنیا کے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں جس نے اس بدترین دھاندلی کو اپنے پروگراموں میں، اپنے اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں، کالمز میں ذکر نہ کیا۔ CNN کا سب سے بڑا جو اب آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے میڈیا ہاؤس CNN، اس کا نمبر 1 شو فرید زکریا کرتا ہے۔ وہ اس کے بیان ہے کہ کبھی کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس طرح الیکشن نہیں جیتا جیسا عمران خان جیتا ہے۔ باقی ٹائمز میگزین، بلومبرگ، فرانس 24 دیکھ لیں، ہندوستان، سری لنکا، عرب ریاستیں، الجزیرہ، تمام کے تمام اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان واضح طور پر تحریک انصاف اور عمران خان واحد جماعت اور واحد رہنما جس پر پورا پاکستان اعتماد کرتا ہے۔ اب انٹرنیشنل دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے، یورپی یونین، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان کے تمام نمائندوں نے، انڈیپینڈنٹ اداروں نے پوری رپورٹیں چھاپ دی۔ عرب دنیا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ تھی ماضی میں، وہ اس لیے کہ پاکستان کو ایک ایسا مریض سمجھتے ہیں جسے نہ تو مرنے دینا ہے نہ اس کا مکمل علاج کرنا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں ان کے مفادات بری طرح تباہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب تیسرا سب سے اہم پہلو جو پورے پاکستان کو سمجھنا ہے وہ معیشت کا پہلو۔ خزانے کی حالت یہ ہے، تنخواہوں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوئے کچھ مہینوں میں۔ یہ جناح ہاؤس بار بار دکھاتے ہیں، اس کی پتہ نہیں مرمت کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بلومبرگ پاکستان کے قرضوں پر ایک 68 صفحات کی پوری رپورٹ جاری کی انہوں نے آج۔ یہ اسلام آباد تھنک ٹینک ہے تبادلات کے نام سے انہوں نے مشورے جو حکومتوں کو دیتے ہیں، بڑے سمارٹ لوگ ہیں۔ یہ دیوالیہ پن انہوں نے بتایا جو غیر یقینی صورتحال، ملک میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹاک ایکسچینج ابھی جس طرح آپ کے سامنے گری، اور پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت IMF کا اگلا پروگرام، کیونکہ اپریل کے مہینے میں 9 مہینے کا پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ اب جو 125 ارب کا بیرونی قرضہ تھا اور اندرونی گردشی قرضے، یہ 6 گنا بڑھ چکے ہیں اندرونی قرضے۔ سود کی ادائیگی اور جو مجموعی ملکی پیداوار ہے، اگر میں آپ کو GDP جسے کہتے ہیں آسان سمجھاؤں، تو مالی سال میں پاکستان نے کتنا منافع کمایا ہے، اس سے کمائی جانے والی رقم میں اخراجات نکال کے صرف منافع نکالیں تو وہ ملک کی صرف بننے والی وہ چیزیں جو ملک کے اندر شامل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہ باہر بنا کر بیچ کے پاکستان میں منافع ہے وہ نہیں، ورنہ تو تباہی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو پاکستان کی GDP کے یہ حالات ہیں کہ 2 سال پہلے یہ خطے کی ابھرتی ہوئی دنیا کی 10 بڑی منافع بخش معیشت میں تھی، آج پورے خطے میں سب سے کم تر درجے میں پہنچ چکی ہے۔
महंगाई आपके सामने है, लेकिन जो फिगर्स रखूं तो इस वक्त दुनिया जहां जंगें लगी हुई हैं, यूक्रेन हो गया, अफ्रीका के ममालिक घाना, इथियोपिया हो गया, सीरियन हो गया, ये सारे, और श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका है उनसे भी पाकिस्तान ऊपर है। महंगाई आप देख लें, इंडिया में सिर्फ 3% है भारत में, और सरकारी आदादोशुमार तो पाकिस्तान में 48 बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में से 7% ज़्यादा है। अब जो नई रेटिंग आज जारी हुई, हांगकांग की जो फिच कंपनी है जो रेटिंग जारी करती है, जो IMF से सबसे बड़ा मुश्किल मामला इनके लिए कर्जा लेना, क्योंकि इन्होंने हुकूमत ये 2 नंबरी जो की है, अभी 8 अरब जो पिछले साल 3 फरवरी 2023 से आपको पता है इन्होंने लिए, IMF का मंसूबा था, उसकी 50% शराइत उन्होंने सिर्फ पूरी की हैं, सिर्फ 50%। और IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 2024 की वो बिल्कुल निचले दर्जों में। तो इन तमाम हालात में जो एडवेंचर करने की कोशिश करेगा वो तो निरी तबाही है। अब जिन इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल है, याद रखें वो तमाम इलाके आप देख लें, उन तमाम के नीचे कुदरती वसाइल मौजूद है जिन्हें निकालने नहीं देते। तो ये सारी वारदात इसलिए भूल जाएं, मार्शल लॉ, इमरजेंसी वगैरह। लेकिन इस्लामाबाद की अब 3 नशिस्तों की अगर मैं बात करूँ, ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत थी। और दूसरी एक तरफ तो देखें नून लीग धांधली का मुकम्मल मनसूबा बनाकर बैठी हुई है, और हकीकी मानों में देखें तो अदालतों ने अगर इंसाफ किया तो नून लीग के पास आखिर में वो घर की 10 सीटें भी नहीं बचनी, और MQM तो शायद सीट ही ना ले सके, पीपल्स पार्टी 5 ले जाए। ये मामलात बदलेंगे जब अवाम खुद सड़कों पर निकल कर इस क़यादत को मजबूर करेगी कि एहतजाज जारी रखें। अदालतों में चलते रहे मामला, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस, जैसे रात कॉलों में आपने सुना, और जो लोटे हैं उनका सोशल बाइकआउट का मंसूबा तो पहले से चल रहा है। अब जो धांधली की वारदात ये करी जा रहे हैं, देखें NA-15 मनसेरा में नवाज शरीफ के जाली फॉर्म 47 जो पहले ट्वीट किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त मुस्तरद की थी, अब दोबारा दरख्वास्त आई वो कबूल हुई, फिर हल्के में इन्होंने रिटर्निंग अफसर बदला, फिर लक्ष्मी चौक लाहौर से जो बैलेट पेपर की छपाई की पूरी वीडियोज़ आई सारी, शहजादा गस्तासफ खान के हाथों नवाज शरीफ को फिर भी शिकस्त, लेकिन नवाज शरीफ मानने को तैयार नहीं, कहता मुझे जितवाओ हर सूरत। अब ये तहरीक इंसाफ के जीते हुए वोट जो जलाए जा रहे हैं, इसकी वीडियोस आपने देखी हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ नून लीग के बैलेट पेपर छपने की वीडियोस भी आपने देखी हैं। अब लोग सोच रहे हैं इतनी ज़्यादा तादाद में बैलेट पेपर छापने का मकसद क्या है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नशिस्तों का फैसला जज ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर किया। जज ने शुएब शाहीन साहब से कहा सबूत दिखाएं, किधर है आपके पास। शुएब शाहीन साहब ने किए ले फॉर्म 45, NA 47, 48, तीनों के फैसले नोटिफिकेशन नून लीग के मुअत्तल कर दिए। अब यही काम पूरे पाकिस्तान में होना है, इसीलिए अब प्रिंटिंग प्रेसों में बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के जितने वोट पड़े हैं वो जला दिए जाएं, और जो इन उम्मीदवारों के पास नून लीग के फॉर्म 45 हो उसके मुताबिक उतने वोट थैलों में भर दें। दोनों के पास फॉर्म 45 होगा तो जज कहेगा निकालो थैले, गिनती शुरू करो। जहाँ जहाँ अदालत फॉर्म 45 मांगेगी, नून लीग अपना फॉर्म 45 लाएगी, PTI अपना लाएगी, दोबारा गिनती करेंगे, उनके थैलों में वो नए वोट उन्होंने भर दिए होंगे। इस दौरान आज 10-11 दिन तो हो गए हैं। अफसोस की बात यह है अभी तक देखें कोई इनका गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किया, और उसकी वजह क्या है कि वो अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर सकते कहाँ से जिताना है, कहाँ से हराना है। और इनके बहुत सारे ज़मीर जाग रहे हैं। मुल्तान में अभी जो कमिश्नर के हाउस अरेस्ट की बात चल रही है, फिर रिटर्निंग अफसर जो यास्मीन राशिद के हल्के में एतराफ़ी बयान देने, इस तरह बहुत सारे लोग सामने आएंगे, और बहुत सारे धांधली के सबूत भी अदालतों में इंशाल्लाह सामने आएंगे। एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत भी मंजूर होगी, और भी 3 ज़मानतें मंजूर हुई। सेनेट में आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन लोग ये बार बार यही सोचते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आके प्रॉपर एहतजाज करना चाहिए, ठीक ठाक प्रेशर बढ़ाना चाहिए, उसका दबाव का जिस तरह इन्होंने अपना एक हफ्ते वाले दिन किया, क्या हर हफ्ते इस तरह का एहतजाज हो। देखिए, अभी तो इमरान खान जेल में, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में मेरा नहीं ख्याल इतनी सलाहियत अभी है कि वो इस लेवल के इतने बड़े एहतजाज कर सके। खान खुद हो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, खान ने आवाज़ देनी थी, लोगों ने वैसे ही निकल आना। अब इसलिए एहतजाज करना भी मेरे ख्याल में इसके लिए इतना आसान नहीं है। इनका फोकस है, चूँकि इनकी अदालतों में वकला इनके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये लोग, मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए मेरी ज़ाती राय है, सुन भी रहे होंगे शायद, शेर अफजल मरवत या अलीमा खान साहिबा को साथ मिला के एहतजाज की एक तहरीक शुरू कर दें, पूरे पाकिस्तान में एक स्लो प्रोसेस शुरू कर दें, जहाँ जहाँ ये दफ़ा 144 लगाए वहाँ ना करें एहतजाज, लेकिन एहतजाज का एक मरहला जारी रखें ताकि ये अखलाकी दबाव चलता रहे इनके ऊपर। अगर इस तरह इन्होंने आपने बिल्कुल छोड़ दिया अदालतों के ऊपर, अदालतों में बिलाशुबा जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ इस तरह का मामला हुआ, फिर तो ठीक है, फिर तो वो फॉर्म 45 के मुताबिक देंगे, लेकिन इतनी देर में नून लीग ने अगर वारदात पूरी कर दी तो फिर मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। अभी सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी आज़ाद उम्मीदवारों का मामला हल हुआ, उस पर इनके एफिडेविट्स भी सामने आने लगे, भी अच्छा मामला है। बहरहाल ये सारे मामला चलेंगे, देखना है नवाज शरीफ और जरदारी की जो मीटिंग है उसके बाद क्या फैसला होता है। अगले इंटरव्यू में मेरे साथ इस्लामाबाद से जो तीनों हल्कों में मुअत्तल वो तीनों इंशाल्लाह उम्मीदवार हो सकते हैं मेरे साथ हों। शुएब शाहीन साहब हैं, वहाँ आमिर मुग़ल साहब हैं और अली बुखारी हैं। इनका बड़ा अहम केस है। ये अगर जीत के 3 हलकों में तो उसके बाद फिर इन तहरीक इंसाफ का मामला शुरू होगा, उनसे उसमें तफसील से बात करेंगे कि इनका लाए अमल क्या है, क्या ये आगे एहतजाज करेंगे, किस तरफ जाएंगे, वो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में आप देखिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।